Hello students, today we will read the fourth chapter of Social Studies, The Land of Dense Forest, the Democratic Republic of Congo. The regions around the equator experience hot and wet climate throughout the year. जो रीजन्स इक्वेटर के आसपास है या फिर इक्वेटर जिन रीजन से होकर गुजरती है उन रीजन्स में, उन जगहों पे बहुत ही गर्म मौसम रहता है. वहाँ की जलवायु जो है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, या तो वो बहुत गर्म होता है या फिर वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है. इट रिजल्ट्स इन अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन. Let us know more about this region by considering the example of Democratic Republic of Congo, earlier called Zaire. आज हम वैसे ही एक रीजन के बारे में पढ़ेंगे. एक एग्जाम्पल इस रीजन का है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे कि पहले जायर के नाम से भी जाना जाता था. हम इस मैप में देख सकते हैं इक्वेटर किस किस रीजन से होकर गुजरता है. साउथ अमेरिका के कुछ रीजन्स हैं, अफ्रीका के कुछ रीजन्स और कुछ आइलैंड्स हैं जहां से होकर इक्वेटर गुजरता है. और ये सारे जो रीजन्स हैं ना, यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्म मौसम होता है या फिर बहुत अधिक बारिश होती है. दोनों ही तरह का मौसम होता है. बारिश भी बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक गर्मी भी होती है इन रीजन्स में. Location: The Democratic Republic of Congo is located on the western side of Africa continent. आपका ये जो Democratic Republic of Congo है वो कहाँ लोकेटेड है? वो अफ्रीका के वेस्ट साइड में लोकेटेड है. आप देख सकते हैं अफ्रीका का जो वेस्ट साइड है ये वैसा ही एरिया है जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है और यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक बारिश होती है. और इसी एरिया में आपका एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज हैं. टोटल 54 छोटी छोटी कंट्रीज से मिलकर बना है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें लाइबिया, इजिप्ट, सूडान, यूथोपिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, कॉन्गो, बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर बना है ये. इन सारी कंट्रीज में हम आज एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में है. इस साइड वेस्ट होता है, इस साइड ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ. तो ये किस पार्ट में है? वेस्ट साइड में है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में है. ओके, ये कंट्री. इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. और इस कंट्री के नॉर्थ पार्ट से क्या पास करता है? इक्वेटर पास करता है. आप देख सकते हैं ये कंट्री है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये मिड पॉइंट है इस कंट्री का. तो नॉर्थ, ऊपर का एरिया क्या हो गया? नॉर्थ हो गया. नीचे का एरिया क्या हो गया? साउथ हो गया. तो ये जो इक्वेटर है ये इसके नॉर्थ वाले साइड से पास करता है इक्वेटर आपका. ठीक है, इस कंट्री के नॉर्थ साइड से, नदर्न पार्ट से इक्वेटर क्रॉस करता है. इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री. इट इज सराउंडेड बाय कॉन्गो ऑन द वेस्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट, जिम्बाब्वे, अंगोला टुवर्ड्स द साउथ. और ये जो कंट्री है ये चारों तरफ से अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है. आप देख सकते हैं आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हर तरफ से अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है. जैसा कि हमने पढ़ा, वेस्ट में कौन सी कंट्री है? कॉन्गो. नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सूडान से घिरा हुआ है. ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंदी और तंजानिया से घिरा हुआ है. और साउथ में अंगोला और जाम्बिया से घिरा हुआ है. ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसके पड़ोसी देश, इनके बारे में हमने पढ़ा. वेस्ट में कौन है? कॉन्गो. नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान. ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंदी और तंजानिया. साउथ में अंगोला एंड जाम्बिया. Locate these countries on the map of African continent. आप इन सारी कंट्रीज को
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मैप पे शो कर सकते हैं। जायर इज अ बिग एंड इंपॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड। जायर जो है बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है पूरी दुनिया की। अ मेजर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द बेसिन ऑफ जायर रिवर। और अधिकतर पार्ट जो है इस कंट्री का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, वो जायर नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। जायर नदी के किनारों पे इस कंट्री का अधिकतर पार्ट स्थित है। रिवर जायर, which is also known as Congo river, is the second largest river in Africa। और ये रिवर जायर जो है, जिसे कॉन्गो रिवर के नाम से भी जानते हैं, वो अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी जायर। ओके, आप देख सकते हैं ये भी डायग्राम में, ये जो कॉन्गो रिवर है ये पूरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से होके गुजरती है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है सिर्फ इस कंट्री में नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट में। पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, याद रखिएगा, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट जो कि 54 अलग अलग कंट्रीज से मिलकर बना है। और ये जायर रिवर जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है किसकी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। और इस रिवर को हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज हाईवे इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाईवे का इस्तेमाल क्यों होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इस रिवर के थ्रू, क्योंकि ये रिवर जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये नदी जो है यूज होती है अधिकतर ट्रांसपोर्ट के लिए, इसीलिए इसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं। The source of Congo River are in the highlands and mountain of East African Ridge। ये जो नदी है आपकी कॉन्गो रिवर कॉन्गो, ये कहां से निकल कर आई है? सोर्स क्या है इसका? कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है? हाईलैंड से और माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के जो माउंटेन्स हैं उनसे आई है ये निकल के। आप देख सकते हैं ये माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन से ये नदियां, जो लेक्स का पानी है वो निकल कर आता है और मिलकर क्या बनाता है? ये कॉन्गो रिवर बनाता है। तो बेसिकली इस रिवर का जो ओरिजिन है वो हाईलैंड्स है और ये माउंटेन्स है। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के माउंटेन्स हैं जहां से ये नदी निकलकर आई है। एज वेल एज लेक तंगानिका एंड लेक मेरू। लेक तंगानिका और लेक मेरू भी इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन है। मतलब लेक तंगानिका और लेक मेरू जो है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस नदी में। लेक तंगानिका से भी बहकर पानी जाता है किसमें? कॉन्गो रिवर में। और लेक मेरू का पानी भी बहकर जाता है कहाँ? कॉन्गो रिवर में। तो ये दोनों भी मेन सोर्स है आपके कॉन्गो रिवर के। ओके, The four major lakes of country are Albert, Kivu, Edward and Tanganyika। इस कंट्री के कुछ मेजर लेक्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इस कंट्री के। कौन कौन से लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं? लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक कीवू, लेक तंगानिका, लेक मेरू। ये सारे 5 जो लेक्स हैं इस कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ओके, द जायर रिवर enters the Atlantic Ocean near Matadi, which is the important port of the country। ये जो जायर रिवर है, कॉन्गो रिवर, ये माताडी के पास अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो कॉन्गो रिवर है, ये जायर रिवर है, ये माताडी के पास कहाँ मिल जाता है? अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे माताडी है। माताडी
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसीलिए क्योंकि माताडी के पास ये रिवर जो है अटलांटिक ओशन में मिल जाता है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज अटलांटिक ओशन के थ्रू जितने भी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते हैं, आयात निर्यात होते हैं किसी और कंट्री से, वो यहां से डायरेक्टली ऐसे इंटर कर सकते हैं इस रिवर में, और पूरी कंट्री में ये रिवर फैला हुआ, तो पूरी कंट्री में इजीली कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकता है। मान लो यहां से कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, तो रिवर पे उसे डाला और वो डायरेक्टली आपकी कहां चली गई? पोर्ट के पास। तो बहुत इजी है इस रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इस रिवर ने इस पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इजी बना दिया है। आसानी से कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। इसीलिए इस रिवर को क्या कहते थे? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका कहते थे। ओके। किंशासा इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और किंशासा क्या है? इस कंट्री की राजधानी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल सिटी क्या है? किंशासा है। कैपिटल क्या है? किंशासा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, याद रखिएगा। नाउ कम टू क्लाइमेट। इस जगह की क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ की जलवायु के बारे में। इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। जैसा कि हमने पढ़ा कि इस कंट्री से इक्वेटर गुजरता है, पास करता है, तो इक्वेटर जिन भी जगहों से गुजरता है वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा जलवायु होती है वहां की? हॉट और ह्यूमिड मौसम होता है वहां का। तो यहाँ का भी मौसम कैसा है? यहाँ की भी जलवायु कैसी है? हॉट और ह्यूमिड है। ओके, गर्म और ऊष्मा भरी हुई है। देयर इज इनफ सनशाइन एंड रेनफॉल इन दिस रीजन। इस जगह पे, इस रीजन में, इस इलाके में धूप भी होती है और बहुत ही अधिक बारिश भी होती है। मतलब दोनों चीज लगभग एक जैसी है। धूप भी बहुत रहती है और बारिश भी बहुत होती है। द एयर इज ह्यूमिड। और पानी क्या है? ऊष्मा, जो हवा है वो, उसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत है। ऊष्मा होना मतलब ह्यूमिडिटी होना हवा में, मतलब वाटर वेपर्स का होना। वाटर वेपर्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं एयर में। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये चारों तरफ से ओशंस और सी से घिरा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरियन सी। तो ये जो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्टिनेंट ही हर तरफ से ओशियंस और सी से घिरा हुआ है, इसलिए यहां पे एयर में ह्यूमिडिटी होना तो लाजमी है। द मॉर्निंग्स आर प्लीजेंट विथ ब्राइट सनशाइन। यहाँ की जो सुबह होती है बहुत ही धूप भरी हुई होती है, बहुत ही अच्छी होती है, मतलब सुनहरी सुबह होती है, धूप रहती है सुबह में, सनशाइन रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इक्वेटोरियल लोकेशन, द कॉन्गो एक्सपीरियंसेस लार्ज अमाउंट ऑफ precipitation and has the highest frequency of thunderstorm in the world। क्योंकि ये जो रीजन है इक्वेटर से होकर गुजरता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर इस कंट्री से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्मी भी होती है, जिसकी वजह से precipitation भी बहुत अधिक होता है, पसीना बहुत अधिक मात्रा में चलता है लोगों को। और यहाँ पे सबसे अधिक थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो थंडर स्टॉर्म्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। द एनुअल रेनफॉल कैन टोटल अप टू upwards of 80 inches in some places, and the area sustains the second largest rainfall in the world after that of the Amazon। साल भर जो यहाँ पे बारिश होती है वो लगभग 80 इंच, मतलब 200 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे रेनफॉल होता है, बारिश होती है इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे। एंड द एरिया सस्टेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होने वाली ये जगह है दुनिया की। जिस जगहों पे बहुत अधिक बारिश होती है और उसकी वजह से वहां पे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, तो उनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, ऐसी जगह जहां पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश, ऐसे जंगली एरियाज, जंगल वाले एरियाज जहां पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। अमेजॉन क्या है, सबसे अधिक
बारिश होने वाला रेन फॉरेस्ट है। और आपका कॉन्गो जो है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है। नॉट कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो एक अलग कंट्री और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या है, एक अलग कंट्री है, याद रखिएगा। तो अमेज़न के बाद ये सेकेंड कंट्री है ऐसी दुनिया की जहां पे सबसे अधिक बारिश होती है। दिस एरिया इज सराउंडेड बाय प्लाटूज merging into savanna in the south and southwest। ये एरिया जो है प्लाटूज से घिरा हुआ है जो कि सवानाज में मिल जाते हैं जाके साउथ और साउथ वेस्ट में। आप देख सकते हैं यहां पे सवाना क्या होता है, सवाना फील्ड होते हैं, ग्रासी लैंड्स होते हैं जो कि बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ग्रासी लैंड्स हैं जो कि दूर दूर तक फैले हुए हैं। और ये जो ग्रासी लैंड्स है वो साउथ और साउथ वेस्ट और साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ फैले हुए हैं। ओके, by mountains, terraces in west and dense grasslands extending beyond the Congo River in the north. High mountains are found in the extreme eastern region. आप देख सकते हैं कि क्या है, साउथ और साउथ वेस्ट से ये जो लैंड्स, ये सवानाज फैले हुए हैं, ये कहां तक फैले हुए हैं, कॉन्गो रिवर के नॉर्थ में। ये कॉन्गो रिवर है, इसका नॉर्थ किधर है, ऊपर, कॉन्गो रिवर के साउथ में इस साइड। तो कॉन्गो रिवर के साउथ से, साउथ वेस्ट से लेके पूरे नॉर्थ तक ये सवानास फैले हुए हैं, ग्रीन फील्ड्स फैले हुए हैं। और इसके ईस्ट में क्या है, ईस्ट साइड में माउंटेन्स हैं। ईस्ट में क्या है, माउंटेन्स है इस कंट्री के। ओके, vegetation. Now we will read about the vegetation of this country. Such climate helps in growth of thick forest. यहाँ का ऐसा क्लाइमेट जो है जिसमें बहुत अधिक बारिश होती है, ये हेल्प करता है, मदद करता है घने जंगल के उगने में, घने जंगल की वृद्धि में, विथ टॉल ट्रीज, जहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ऐसे जंगल जिसमें कि जो कि बहुत घने जंगल होते हैं और जिनमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। ऐसे जंगल यहाँ क्यों हैं, यहाँ के क्लाइमेट की वजह से, यहाँ की जलवायु की वजह से, जिसमें कि बहुत अधिक वर्षा होती है। द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। इस एरियाज में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे हो जाते हैं वो कि वो कैनोपी बना लेते हैं, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, जो कि उनके नीचे की जो जमीन होती है उस तक सूरज की रोशनी को पहुंचने नहीं देते। दे प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। ये सनलाइट को नीचे पहुंचने से रोकते हैं। ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करने लगते हैं, एक छाते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सूरज की रोशनी आ रही होती है सूरज से, वो रोशनी नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ओके, देयरफॉर कॉन्गो इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसीलिए कॉन्गो को कभी कभी क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, कि ऐसी जगह जहां पे अंधेरा रहता है। ओके, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ सर्ब्स। ग्राउंड पे क्या होते हैं, जमीन पे सर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे घास फैले होते हैं, एंड बुशेस, और झाड़ियां होती हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे हर जगह बहुत ही अधिक मात्रा में जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं, हरियाली बहुत है इस देश में। अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रो इन दिस रीजन। बहुत ही अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं इस रीजन में उगते हैं। About half of the country is covered with thick equatorial forest. आधी से अधिक कंट्री जो है वो क्या है, बहुत ही घने जंगल से भरी पड़ी है। The forest remains green almost throughout the year. जो जंगल है यहाँ के सालों भर लगभग
ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे अधिक मात्रा में होती है. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. और इसीलिए जो फॉरेस्ट हमेशा ही सालों भर हरे भरे रहते हो उसको क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. एवर हमेशा, ग्रीन हरा रहने वाला जंगल, एवरग्रीन फॉरेस्ट. द हार्डवुड ट्रीज लाइक mahogany एंड इबोनी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज. क्योंकि इन जंगलों में बहुत ही अधिक मात्रा में कठोर लकड़ियों वाला, फर्नीचर जैसी लकड़ियों वाले पेड़ हैं, जैसे महोगनी, इबोनी, इसीलिए ये बहुत अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल्स, कच्चे खनिज देते हैं इंडस्ट्रीज को. जो इंडस्ट्रीज हैं वो उन्हें इन जंगलों से बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिलती है? लकड़ियां मिलती हैं. वाइल्ड लाइफ. अब यहां की वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे हम. द रेन फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंटेन्स ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के जीव जंतु प्राणी सब रहते हैं, इंक्लूडिंग मैनी रेयर एंड इंडेमिक स्पीसीज. बहुत सारे रेयर, अजीबो गरीब स्पीसीज यहाँ रहते हैं. सच एज बोथ स्पीसीज ऑफ चिंपैंजी, जैसे कि चिंपैंजीज के दो अलग तरह के स्पीसीज, द कॉमन चिंपैंजीज एंड द बोनोबो, ऑल्सो नोन एज पाइजमी चिंपैंजी. यहाँ पे दो तरह के, दो अलग अलग प्रजाति के चिंपैंजी पाए जाते हैं. एक जिसको कि कॉमन चिंपैंजी कहते हैं और दूसरा जिसे कि बोनोबो कहते हैं, या फिर कॉमनली जिसे कहा जाता है पाइजमी चिंपैंजी. माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी एंड व्हाइट राइनो. यहाँ पे माउंटेन गोरिल्लाज भी रहते हैं, ओकापीज भी रहती हैं और व्हाइट राइनोज भी रहते हैं, उजले गेंडे. 5 of the country's national parks such as Garambu, Kahuji, Baiga, Salonga and Virunga National Park and the Okapi Wildlife Reserve are listed as World Heritage Site. इस कंट्री में क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जंगल है तो यहाँ पे जो वाइल्ड नेशनल पार्क्स हैं कंट्री के वो भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे हैं. जंगल बहुत हैं तो जंगली जानवर भी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं यहाँ पे. तो इस कंट्री में 5 नेशनल पार्क्स हैं. गरूम्बा, काहुजी बेगा, सलोंगा, विरुंगा नेशनल पार्क एंड ओकोपी वाइल्ड लाइफ रिजर्व. ये सारे क्या हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं. बहुत ही फेमस है ये सारे जगह. एग्रीकल्चर, अब हम यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे किस तरह की खेती की जाती है. मैनी पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एंड द लैंड इज यूज्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स. बहुत सारी जगहें हैं इस फॉरेस्ट की जिनको कि साफ किया गया है, क्लीन किया गया है. क्यों? क्रॉप्स उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, लाइक राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफी, रबर, कोकोआ, तंबाकू एंड पाल्म. कौन कौन सी फसल उगाने के लिए? चावल, कपास, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉफी, रबर, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है, तंबाकू और पाम. ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं. इन सारी चीजों की यहाँ पे बेसिकली खेती होती है. कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स. और इस जगह पे कुछ फलों की भी खेती की जाती है जैसे कसावा और बनाना. कसावा और बनाना क्या है? यहाँ के मेन फूड क्रॉप हैं. फल जिनकी खेती की जाती है जिसे बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है. कसावा, अ रूट क्रॉप, इज पाउंडेड टू प्रिपेयर फ्लोर. ये कसावा जो है ये एक रूट क्रॉप है. इसे फ्लोर के लिए भी, फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है. विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जिसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में होता है. सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक कोकोआ, कॉफी एंड पाम ऑयल आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कोकोआ, कॉफी और पाम ऑयल
जिनका एक्सपोर्ट होता है, जिसका कि निर्यात होता है दूसरी कंट्रीज में, वर्ल्ड के, दुनिया के दूसरे दूसरे पार्ट में, वर्ल्ड के दुनिया के दूसरे दूसरे भाग में इसका एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, भेजा जाता है ये इस कंट्री से दूसरी दूसरी जगहों पे. We will study the next portion of this chapter in next part of this video, and we will discuss the exercises also in that video. Thanks for watching this video, guys, and please don't forget to like, subscribe and share the video.